लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनकी यूनिट्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनके मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया गया है। तो उस आर्बिट्रेरीली चूज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो बातें इंक्लूडेड होती हैं। उसकी यूनिट मतलब वो स्टैंडर्ड जिससे उसको कंपेयर किया गया है। दूसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में वो स्टैंडर्ड और यूनिट कितने टाइम्स इंक्लूडेड है। जैसे किसी वायर के अंदर करंट है 5 एम्पियर, तो 1 एम्पियर एक स्टैंडर्ड है। इसका मीनिंग उस वायर के अंदर 1 एम्पियर जो स्टैंडर्ड है उसका 5 टाइम्स करंट फ्लो कर रहा है। तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और एम्पियर उसकी यूनिट हुई। फिजिकल क्वांटिटीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड होनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव नहीं किया जा सकता है और ये नंबर में 7 होते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको लिया जाना है, ये कंप्लीटली मैटर ऑफ चॉइस थी। जो फंडामेंटल ले ली गई वही हम आगे करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आते हैं कि आपको एक कुछ क्वांटिटीज का सेट दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए इनको हम फंडामेंटल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक चीज आपको ये देखनी होगी कि आप ये देख पा रहे हो कि वो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है कि डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं, और अगर वो डिपेंड कर रही है तो फिर हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ये दूसरी क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कुछ की मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके उनके मैनिपुलेशन से बनाई जा सकती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ डिराइव्ड क्वांटिटीज कहां से आई, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जब डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा जाता है तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स आ जाती हैं, एक्सपोनेंट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही बनाई गई है। तो जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को तो उनके ऊपर कुछ पावर्स होंगी। तो जब किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स आ जाती हैं। उन पावर्स को या उन एक्सपोनेंट्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये टर्म जो है डायमेंशंस एक्चुअल में फिजिक्स में बताता है आपको कि उस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स इंक्लूडेड है। इसमें देखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं बेस क्वांटिटीज? 7 बेस क्वांटिटीज होती है हमारे पास। फर्स्ट बेस क्वांटिटी है हमारी मास। इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और इसका ये स्पेसियस सिंबल है m, जिसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। सेकंड हमारी क्वांटिटी होती है बेस क्वांटिटी लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर और इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है L, या बोलिए स्पेसियस सिंबल है L। आप देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट और विड्थ ये भी लेंथ ही होती हैं, तो इनकी ऐसा यूनिट मीटर होगी और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला L होगा। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी होगी टाइम। टाइम की जो SI यूनिट होती है वो होती है सेकेंड और डायमेंशंस वो होगी T। नेक्स्ट हमारी है टेम्परेचर, केल्विन इसकी SI यूनिट होती है और इसके लिए यूज़ करते हैं K और थीटा, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट
उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर और उसके लिए स्पेसियस सिंबल है कैपिटल ए, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। नेक्स्ट हमारी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती है मोल, और इसके लिए यूज़ कर लेते हैं हम एन, और कई बार मोल लिखते हैं MOL। लास्ट हमारी फिजिकल बेस क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, और इसके लिए यूज किया जाता है CD। तो ये हमारी 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? हम सब जानते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा जाता है। तो जब किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स आ जाती हैं। उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के टर्म में लिखा गया है। यहाँ पर लेंथ पावर हुई 1 और टाइम पावर हुई -1। तो ये 1 और -1 जो पावर्स हैं ये डायमेंशंस हैं। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वेलोसिटी हैज़ डायमेंशन 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं LT-1 को, तो इसको हम बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल ले सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं जब डायमेंशंस लिखते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऊपर लिखी हुई है, वो है LT-1 और टाइम हो गया T। तो LT-1 ओवर T, तो ये हुआ LT⁻²। तो इसकी जो डायमेंशंस हुई 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अगर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर से इसको बोलेंगे ब्रैकेट के अंदर LT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक क्वांटिटी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो हमने नाम दिया उसको बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके लिए हम Q यूज करते हैं, इसका जो सिंबल होता है, और इसको I और इसको T लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की पावर 1 और टाइम की पावर 1 इस तरीके से है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर करंट 1 टाइम और टाइम भी 1 टाइम इंक्लूडेड है। तो ये जो पावर्स आपको नजर आ रही है 1 and 1, इसको बोलेंगे डायमेंशंस। और पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे इस तरीके से, चार्ज हैज डायमेंशन 1 इन करंट और इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 इन टाइम। तो ये तरीका हो गया। अब अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख देते हैं तो उनके ऊपर पावर्स आनी, उन पावर्स को डायमेंशन। एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल होता है स्पीड। एक और एग्जांपल होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें पता है डिस्टेंस तो एक्चुअल में लेंथ है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये हमें याद रखना होगा कि SI ने कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 बाद में बनाएगी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो कुल मिला के 7 + 2 है, उन्हीं के टर्म्स में बदलना है। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखना है जो 7 है। तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्पीड किसके इक्वल हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पावर 1 इंटू टाइम पावर -1। तो मैंने यहां लिखा इसको डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम के टर्म में। इसको चाहे तो हम लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ पावर 1 एंड टाइम पावर -1। तो मैं पढ़ूंगा यहां पर इस तरीके से, स्पीड हैज डायमेंशन 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो ये डायमेंशन का कंसेप्ट है। अभी जो स्पेशल इसके लिए सिंबल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, वो अगर यूज कर लेते हैं हम, जैसे लेंथ के लिए L यूज किया जाता है, टाइम के लिए T यूज किया जाता है, और ये -1 पावर हुई, इसकी 1 हुई, और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो फिर हम बोलते हैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। और डायमेंशंस क्या होती हैं? पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होती हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर डायमेंशन की डेफिनेशन नजर आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी रखिए कि एक्चुअल में डायमेंशन का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ डायमेंशंस निकाल कर भी दिखाता हूं। तो देखिए, हमें कुछ डायमेंशंस याद रखनी है।
एक तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस या फिर स्पेसिफिक सिंबल हैं वो याद रखने हैं, और दूसरा 4 डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी आपको याद रखनी है। मैं आपको एक एक करके निकाल के बताता हूँ। फर्स्ट हमारी क्वांटिटी थी स्पीड। स्पीड लिखिए या वेलोसिटी लिखिए, दोनों की अंदर ही यहाँ पर लेंथ ओवर टाइम होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशंस लिखते टाइम हम उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मैंने ये नहीं लिखा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या स्पीड को ये नहीं लिखा डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि वो दोनों एक्चुअल में लेंथ है, तो लेंथ ओवर टाइम। सेकंड आपको याद रखना है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो मैं आपको करके बताऊंगा कैसे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आती है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का, जो भी हमें याद है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी डेल्टा v, इसका मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सिंपलेस्ट लिखते हैं। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को फिर से लिखेंगे लेंथ ओवर टाइम, ये मैंने वेलोसिटी को लिखा, और ये टाइम एक पहले से ही था। तो मैं उस डिराइव्ड क्वांटिटी को जिसकी डायमेंशन लिखनी है उसको किसके टर्म में लिखना चाहता हूँ? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म। तो मैं तब तक कन्वर्ट करता चला जाऊंगा जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज ना आ जाए सारी। अब देखिए सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल है, तो इन क्वांटिटीज में जरा पावर्स देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन लेंथ पावर कितनी होगी बताइए? 1, और टाइम ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, तो टाइम स्क्वायर हो गया, और ऊपर जाकर -2 हुई है पावर। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हुई वो 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। जहां तक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन है, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मीनिंग होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। लेंथ का होता है L, इसके लिए जो स्पेशल सिंबल है जो अभी बताया गया था L, और ये टाइम हो जाएगा T-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो दोनों डायमेंशन, पहली डायमेंशन क्या थी आपकी स्पीड की LT-1, और दूसरी क्या हुई आपकी एक्सेलरेशन की, क्या है LT-2। थर्ड 4 ही याद करने के लिए कहूंगा मैं आपसे, उससे आपको जल्दी डायमेंशन निकालने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट याद करनी है डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होगा, जैसे हमें याद है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको तो मास ही लिखा रहने देंगे, और जो एक्सेलरेशन है उसको लिखेंगे वेलोसिटी ओवर टाइम। फिर से बता रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ऐसे नहीं लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये तो मास हो गया, मास। वेलोसिटी को फिर से लिखना है हमें लेंथ ओवर टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, और एक टाइम यहाँ पहले से ही है, तो मैं एक्चुअल में लिख पाऊंगा यहाँ पे मास इनटू लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर। अब और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो फोर्स होगा मास पावर 1, और साथ में आ जाएगा लेंथ पावर 1, और फिर आएगा टाइम पावर -2। फोर्स एज डायमेंशन 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मास के लिए यूज होगा m पावर 1, लेंथ के लिए यूज होगा कैपिटल L, और टाइम के लिए यूज होता है T। ज्यादातर क्वेश्चंस में डायमेंशंस M, L, T के टर्म में ही आती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी मैकेनिक्स के अंदर वो मास, लेंथ और टाइम पर ही डिपेंड करेंगी। तो आपको ज्यादातर फॉर्मूले के अंदर M, L और T ही नजर आएंगे। बाकी जो क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, वो बाद में धीरे धीरे आनी शुरू होंगी। तो ये फोर्स हो गया। अब आप एक बात सोचिए, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर सकते थे ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। कैसे सोचते? हम सिंपल ये सोचते, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की तो हमें याद है फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे बदला है, ऐसे बदला है। इवन अगर फॉर्मूला लिखना है डायमेंशनल, तो मैं ये लिख सकता हूं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो मैं सिंपल ये भी लिख सकता था डायरेक्ट, मास को क्या लिखता मैं m और एक्सेलरेशन को क्या लिखता LT-2। तो मैं डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता, लास्ट वाली लाइन पर। तो इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 क्वांटिटीज जिनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वो आपको जल्दी से क्वेश्चन को डायमेंशन निकालने में हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी है, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, तो मैं निकाल के बताता हूँ। तो जैसे वर्क, एनर्जी या टॉर्क का कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए। वर्क का फॉर्मूला जैसे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। कोस थीटा भी होता है, वो आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स, अब मुझे याद है, देखो फोर्स की मुझे याद है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है, जिसमें LT-2 एक्सेलरेशन की थी और M मास और ऐड होकर फोर्स बना था, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा यहाँ पे MLT-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ होती है। तो देखो डायरेक्ट लिखा ना मैंने, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, M, देखो L पावर 1 है ना यहाँ पे, और यहाँ भी 1 है। हमें पता है सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये L1 और 1 ऐड होकर 2 हो गया, L² और L2, और ये -2। तो ये डायमेंशन है। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, ये होमवर्क की तरह है, ये आप सही से नोटबुक में करना। जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आप इस होमवर्क को चेक भी कराइए, सीरियसली लेना, इसको करना नोटबुक में अच्छे से इसको सोल्व। एक चीज की आपको जरूरत और पड़ेगी, जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनकी डायमेंशंस 0 होती हैं। 0 डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 5, अब मैं आपसे पूछने लगा 5 का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो जो हमारा डायमेंशंस का फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट है वो तो ये होता है ना कि ये 5 को अगर हम बेस क्वांटिटीज के टर्म में लिखें तो उन बेस क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स कितनी आएंगी। और हमें पता है बेस क्वांटिटीज के ऊपर कौन सी क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज एक्चुअल में यहां पर है ही नहीं 5, तो ये 5 जो है उनको बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, तो हम कहेंगे इसकी डायमेंशन 0 होगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का ये तरीका होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि M0 L0 T0, कि ना तो इसमें मास इंक्लूडेड है ना लेंथ और टाइम। 0 टाइम्स मास इंक्लूडेड है, 0 टाइम्स लेंथ और 0 टाइम्स टाइम इंक्लूडेड है। तो इसको लिखने का तरीका, तो जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, जैसे एक नंबर होता है पाई, इसकी डायमेंशन भी 0 होगी, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस होना। दूसरा जैसे एक नंबर होता है ई, है ना, इसकी डायमेंशन भी 0 होगी। तो जितने भी ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं या प्योर नंबर बोल सकते हो आप इनको, इनकी डायमेंशंस 0 होंगी। तो जब आप कुछ फॉर्मूले यूज करोगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी में ½ mv² में हाफ की डायमेंशन 0 होगी। मैं करके बताता हूं। डायमेंशंस लिखना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ m × v²। मैं लिख सकता हूं हाफ की डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा M0 L0 T0, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 हुई ना। और मास की क्या होती है M, और V की क्या होती है, V की मुझे याद है LT-1, ये याद की हुई है हमने 4 डायमेंशंस। कौन कौन सी, V की होती है LT-1, A की होती है LT-2, F की होती है M और आ जाएगा MLT-2, वर्क एनर्जी और टॉर्क होता है उसकी होती है ML2T-2। तो ये हमने याद की हुई है डायमेंशंस, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, M पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ऐड होंगी तो 1 बचेगी, L पावर 0 L पावर 1, ये होल स्क्वायर भी है सॉरी यहाँ पे, तो ये ML0 T0, M की हो जाएगी M और V की क्या होगी LT-1, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ये मैंने V की डायरेक्ट कैसे लिखी, क्योंकि हमने याद की हुई है कुछ डायमेंशंस, ये देखो ये इधर लिखी हुई है, ये याद की हुई है हमने, याद होनी चाहिए हमारी 4 डायमेंशंस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, M पावर 0 + 1 तो 1 हुआ, L पावर 0 यहाँ 1 × 2, तो L पावर एक्चुअल में तो 2 है ना, 1 × स्क्वायर 2, तो 2 पावर यहाँ हुई L की
और ये तो L2 हुआ यहाँ पे। उसके बाद T देख लीजिए, T यहाँ पे 0 है और यहाँ T -1 है। जब पावर की भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 × -1 -2। तो देखो ये एनर्जी की डायमेंशन होगी। आपने एक बात और नोटिस की होगी, लास्ट में जो हमने निकाली थी एनर्जी की डायमेंशन वो भी यही आई थी। तो काइनेटिक एनर्जी की भी वही है। तो एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, कोई सी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी की डायमेंशंस क्या होंगी, mL2 T-2। और इसी तरीके से कोई सा भी वर्क हो, सभी की डायमेंशन यही होंगी। कोई सा भी फोर्स हो, सबकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी, mL-T-2 यही होंगी फोर्स की डायमेंशन सभी की। ठीक है, तो ये डायमेंशंस में इस तरीके से होते हैं। बहुत शुरुआत है और बेसिक लेवल है, छोटा इसलिए बना रहा हूँ इस लेक्चर को क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें टाइम लोगे समझने के लिए, और आपको कोशिश करनी है। आपको किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालने के लिए उसको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में लिख कर दूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं फॉर्मूले, आप उनकी हेल्प से डायमेंशंस निकालोगे। देखो एक और छोटी सा यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि कौन सी क्वांटिटीज के सेट को हम फंडामेंटल ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाएंगी x, y, z। फिर कहा जाएगा बताइए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली मैटर ऑफ चॉइस है, तो इसलिए हम इनको भी फंडामेंटल ले सकते हैं। पर रूल याद रखना, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे पता करोगे, आप क्या करना, देखो अभी हम एडवांस मेथड थोड़ा सा सीखेंगे जब डायमेंशंस के बारे में नॉलेज होगी। अभी के लिए आप क्या करना, आप इन तीनों में कोई रिलेशन लिखना, कोई फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इन तीनों को रिलेट करने की कोशिश करना। अगर आप इनमें रिलेशन लिखते हो और तीनों में ही कोई फॉर्मूला लिख पाते हो, जैसे x, y, z में कोई भी फॉर्मूला आ गया, x = y और कुछ पावर यहाँ हुई, कुछ पावर यहाँ है, कुछ पावर्स यहाँ हो गई, कोई और फोर्थ क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बोलोगे कि एक्चुअल में तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए ये फंडामेंटल नहीं हो सकती क्योंकि ये डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आप इन तीनों में रिलेशन लिखते हो x, y, z और साथ में कोई और क्वांटिटी भी इसमें ऐड हो जाती है, जैसे इसमें ये क्वांटिटी कोई ऐड हो गई a, मतलब जब आपने इनका रिलेशन लिखा आपस में तो इन 3 क्वांटिटीज में कोई रिलेशन नहीं लिखा गया, साथ में कोई क्वांटिटी आई a, तो अब आप कहोगे कि एक्चुअल में तीनों क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रही हैं, ये रिलेट हुई हैं इसकी हेल्प से, तो इसलिए इंडिपेंडेंट हैं तीनों, तो इनको फंडामेंटल लिया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेट लिया, एक लिखा स्पीड कोमा डिस्टेंस कोमा टाइम। क्या मैं इस 3 क्वांटिटीज के ग्रुप को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट ले सकता हूं? तो देखो मैं इनको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी याद फॉर्मूला है स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये तो तीनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेट हो गई, होगी ना डायरेक्टली रिलेट। इसका मीनिंग ये तो डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे ये फंडामेंटल नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक क्वांटिटी लिखी फोर्स, दूसरी लिखी मैंने वेलोसिटी और तीसरी क्वांटिटी लिखी मैंने टाइम। आपको लग रहा है थोड़ा रिलेटेड है आपस में, पर आप इन तीनों में रिलेशन लिखने की कोशिश कीजिए। मेरी समझ में जो सबसे पहले रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मैंने यहां एक्चुअल में एक रिलेशन लिख दिया है, फोर्स = मास इंटू वेलोसिटी ओवर टाइम, ये रिलेशन लिखा गया है। लेकिन देखो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कौन सा प्रूव करना था, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। यहां पर क्या है, फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम में रिलेशन लिखा गया है, बिल्कुल आपस में रिलेटेड है। लेकिन कौन सी क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ गई है, मास। तो ये मास जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ गई है, इसने बता दिया है कि इन तीनों में जो ये है इंडिपेंडेंट है, इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि बस 3 ही आए उसमें, ये भी फोर्थ क्वांटिटी भी आ गई है, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम ले सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट। तो अभी के लिए आप ऐसा समझिए, इसी मेथड का यूज कीजिए। बाकी हम एडवांस मेथड सीखेंगे जिससे हम बहुत इजीली पता कर लेते हैं डायमेंशंस की हेल्प से कि किस सेट को फंडामेंटल लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है बात आपको? ये बात आप 1-2 बार देखोगे खुद से तो समझ में आएगी। जब भी कोई भी सेट आए तो रिलेशन लिखिए। अगर उन तीनों में ही रिलेशन आ रहा है
तो समझ लो वो डिपेंडेंट है, वो फंडामेंटल नहीं हो सकती, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हुआ। लेकिन उन तीनों में रिलेशन लिखते टाइम कोई नेक्स्ट क्वांटिटी मतलब कोई और क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी भी आ रही है, तो फिर आप समझ जाइए कि वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हैं वो तीनों। इनको रिलेट करने के लिए हमें इसके सहारे की जरूरत पड़ी, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मीनिंग ये फंडामेंटल हो सकती हैं। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नोटबुक भी चेक कराइए जब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे।